हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे नदीय स्थलाकृति या रिवर टोपोग्राफी। इसमें अपने पढ़ेंगे कि नदियाँ प्राय 3 प्रकार के कार्य करती हैं: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। इन तीनों प्रकार के कार्यों के माध्यम से नदियाँ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले नदी द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अपने पढ़ेंगे अपर्दन या अपर्दनात्मक स्थल रूपों के बारे में। अपर्दनात्मक स्थल रूप कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले जो स्थल रूप है वो है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी में क्या होता है, इसमें नदी द्वारा अपनी घाटी का लंबवत अपर्दन करके घाटी आरी के समान गहरी कर दी जाती है। वी आकार की घाटी नदीय अपर्दन चक्कर की तरुणावस्था में या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमनदित क्षेत्र में वी आकार की घाटी नहीं पाई जाती। अब अपने वी आकार की घाटी के कुछ अन्य रूप या विकसित रूपों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है गॉर्ज या महाखड्ड। इसमें क्या है कि यह बहुत गहरी घाटी होती है। इसकी दीवारों का ढाल लगभग समकोण पर दिखाई देने लगता है। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ गॉर्ज का निर्माण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अरकनसास नदी का रॉयल गॉर्ज विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा रूप अपने देखेंगे कैनियन या गंभीर खड्ड। ये क्या होता है? गॉर्ज का गहन एवं विस्तृत रूप ही कैनियन कहलाता है। कैनियन गॉर्ज की तुलना में अधिक गहरी एवं संकरी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी की ग्रांड कैनियन विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है श्रीपिका या रैपिड। किसी नदी घाटी की तलहटी में विषम शैल संरचना तथा ढाल होने पर श्रीपिका का निर्माण होता है। कभी कभी श्रीपिका की उत्पत्ति जलप्रपात की ऊंचाई कम होने पर भी होती है। क्रमिक श्रीपिकाओं को कास्केड कहते हैं। इसके बाद अगला स्थल रूप है जलप्रपात या वाटरफॉल। जलप्रपात में नदियों का जल जब अधिक ऊंचाई से तीव्र ढाल के ऊपरी भाग के सहारे नीचे गिरता है, तब उस लंबवत गिरते पानी को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात का निर्माण नदी के मार्ग में पड़ने वाली कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर के फलस्वरूप होता है। इसमें कोमल शैलों का शीघ्र अपर्दन होकर नदी का जल कठोर शैल परतों पर वेग से गिरता है। प्रारंभ में श्रीपिका बनती है, फिर प्रपात बनता है। जलप्रपातों की सतत श्रृंखला को कैटेरैक्ट कहते हैं। इसके बाद अगला स्थल रूप है जलगर्तिकाएँ और एक है अवनमन कुंड। जलगर्तिकाएँ नदी की तली में विभिन्न तत्व होने के कारण उनके पानी में घुलकर बह जाने के कारण छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। इन गर्तों के कारण पानी में भंवर पड़ने लगते हैं और भंवर के साथ साथ चट्टानों के टुकड़े जो नदी के साथ प्रवाहित होते हैं चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे गर्तों का आकार
बड़ा होने लगता है, जिससे बड़े गर्तों या अवनमन कुंडों का निर्माण होने लगता है। अवनमन कुंडों का निर्माण प्राय प्रपातों की तली में होता है या अवनमन कुंड प्रपातों की तली में बनते हैं। जल की तेज धारा के साथ कंकड़ पत्थरों के कोमल चट्टानों पर गिरने से इन कुंडों की रचना होती है। इसके बाद अगली स्थलाकृति है नदी वेदिकाएं और संरचनात्मक सोपान। पहले अपने देखें संरचनात्मक सोपान के बारे में। संरचनात्मक सोपान में जब नदी प्रवाह मार्ग में कठोर एवं मृदु या कोमल शैलें क्षैतिज रूप में ऊपर नीचे होती हैं, एक के ऊपर एक, तो इनमें मुलायम चट्टानें आसानी से कट जाती हैं, जबकि कठोर शैलें खड़ी रहती हैं। इससे घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियाँ निर्मित हो जाती हैं, जिन्हें संरचनात्मक सोपान कहते हैं। अब अपने नदी वेदिकाओं की बात करें तो नदी की प्रौढ़ावस्था में घाटी उथली एवं चौड़ी होती है, तभी पुनर्यौवन होने से घाटी तल का उत्थान होता है तथा पुनः अपर्दन से घाटी गहरी होती है। इस प्रकार पूर्व स्थित घाटी में संकरी घाटी बन जाती है तथा पूर्व निर्मित घाटी के पार्श्व सोपान सदृश देखने लगते हैं। अनेक बार पुनर्यौवन होने पर अनेक सोपानी पार्श्व बन जाते हैं। इसके बाद अगला स्थल रूप है नदी विसर्प। नदी विसर्प में क्या होता है, जब प्रौढ़ावस्था में नदी पहाड़ी भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसमें लंबवत कटाव की अपेक्षा पार्श्विक कटाव या क्षैतिज कटाव अधिक सक्रिय हो जाता है। इस क्रिया से नदी घाटी गहरी होने की अपेक्षा चौड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में नदियां अपने मार्ग को सर्पाकार रूप में बनाना प्रारंभ कर देती हैं। इससे नदी के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं। नदी के मार्ग में इन अर्ध वृत्ताकार मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। जब नदी का पानी सीधा आकर किनारों से टकराता है, उसे या उस और खड़े डाल का निर्माण होता है। मतलब नदी का पानी जब सीधा आकर किनारे से टकराता है तो जिस और टकराता है उस और खड़े डाल का निर्माण होता है, उसे कट बैंक कहा जाता है। इसके विपरीत दूसरा किनारा उनतोदर ढाल वाला होता है, क्योंकि इस किनारे पर अपर्दन के स्थान पर जमाव का कार्य होता है। इसे विस्तारित ढाल कहा जाता है। नदी विसर्प आंशिक रूप से निक्षेप व अधिकांश रूप से क्षैतिज अपर्दन तथा लंबवत अपर्दन का परिणाम होते हैं। एक इसी में ही ऑक्सबो लेक या गोखुर झीलों के बारे में अपने पढ़ेंगे कि जब अत्यधिक घुमावदार मार्ग के कारण विसर्प का एक भाग कटकर अलग हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप नदी सीधा मार्ग ग्रहण कर लेती है। ऐसे कटे हुए भाग गोखुर झील कहलाते हैं। नदी का अगला कार्य है नदी का परिवहन कार्य। नदी की परिवहन शक्ति पानी की मात्रा, बोझ का आकार और वेग या ढाल प्रवणता पर निर्भर करती है। गिलबर्ट ने बताया है कि नदी के वेग को दोगुना करने पर नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक हो जाएगी। इस सिद्धांत को गिलबर्ट का शटी शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो नदी के परिवहन कार्यों में पहला है लुढ़कना। इसमें कंकड़ पत्थर आदि
नदी की तली से रगड़ते हुए आगे चलते हैं। दूसरा कार्य है लंबन। इसमें अपरदित पदार्थ नदी के पानी के साथ साथ बीच में निलंबित अवस्था में आगे चलते हैं। तीसरा कार्य है घोलीकरण। इसमें शैल चट्टानें जल में घुलकर जल के साथ परिवहन करती हैं। अगला कार्य है निक्षेपण कार्य, और अपने इसमें पढ़ेंगे निक्षेपणात्मक स्थल रूप। पहला निक्षेपणात्मक स्थल रूप है जलोढ़ शंकु। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी तीव्र अपरदन कर काफ़ी मात्रा में तलछट साथ कर लेती है। ये नदी जब पर्वतों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका ढाल एवं वेग दोनों अचानक कम होने से उसकी भार वहन क्षमता भी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तभी वह पर्वतपदीय क्षेत्रों में इन तलछटी पदार्थों को शंकु के आकार में निक्षेपित कर देती हैं, जिन्हें जलोढ़ शंकु कहा जाता है। अगला स्थल रूप है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख सामान्य ढाल वाले क्षेत्रों में प्रवाहित अधिक जलयुक्त नदी द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे जलोढ़ शंकु में ढाल तीव्र थे, जलोढ़ पंख वहाँ बनते हैं, यहाँ ढाल सामान्य होते हैं। ठीक है। और इनमें निक्षेपित मलबा अर्धवृत्ताकार या पंखे के आकार में दूर तक विस्तृत रहता है। ठीक है। बाकी की जो निर्माण प्रक्रिया है वो जलोढ़ शंकु के निर्माण की तरह ही होती है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ के समय मिट्टियों के जमाव द्वारा लंबे तथा कम ऊंचाई के कटकों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। जब ये तटबंध टूटते हैं तब बाढ़ द्वारा अत्यधिक विनाश होता है, जैसे चीन की हांगहो नदी, बिहार की कोसी नदी। अगला पॉइंट है गुम्फित नदी या ब्रेडेड स्ट्रीम। जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवाहित हो रही होती है और उसमें अवसाद की मात्रा अत्यधिक होती है, तब नदी अपनी कम गति या कम वेग और अत्यधिक अवसाद के कारण अवसाद को अपने साथ ले जाने में असमर्थ होती है और अपने मार्ग में ही अवसाद का जमाव करने लग जाती है, और अवसाद से रोधिकाओं का निर्माण नदी मार्ग के अंदर ही होने लग जाता है, जिससे नदी का जल उन रोधिकाओं की वजह से या रोधिकाओं के कारण एक नदी के अंदर ही अलग अलग शाखाओं में या वितरिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिससे जो नदी है वो अलग अलग शाखाओं में बंटी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार जो अवसादों से निर्मित रोधिकाओं से नदी अलग अलग शाखाओं में बंट जाती है, तो इस स्थल रूप को अपने गुम्फित नदी या ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं। अगली स्थलाकृति है नदी डेल्टा। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने नील नदी के निक्षेपित मैदान के लिए किया था। नदी निक्षेप के लिए विस्तृत एवं उचित सागर तल या झील तल होना चाहिए। नदी का आकार तथा आयतन अधिक होना चाहिए। मुहाने के पास ज्वार तरंगे, लहरों आदि का वेग कम होना चाहिए ताकि जमाव में अवरोध पैदा न हो। सागरीय तट पर निमज्जन क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो
तो ये डेल्टा क्या होता है, किसने सबसे पहले शब्द दिया था, और डेल्टा निर्माण के लिए उपयुक्त या उपयुक्त जो दशाएं हैं उनकी यहाँ आपने बात की है। अब है नदी डेल्टा के प्रकार। तो आकृति के अनुसार डेल्टा निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले है चापाकार डेल्टा। ये चाप या धनुष के समान होता है। इस प्रकार के डेल्टा सामान्य होते हैं। इसका विस्तार बीच में अधिक होता है और दोनों किनारों की ओर कम होता है। इसका निर्माण नदी द्वारा उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक करती है, ताकि बीच का भाग आगे निकला रहे और किनारे के भाग संकरे रहे। उदाहरण, नील नदी का डेल्टा गंगा, राइन, नाइजर, लीना, वोल्गा तथा सिंध डेल्टा है। अगला प्रकार है पंजानुमा डेल्टा। इस प्रकार के डेल्टा की आकृति पक्षी के पंजे की तरह होती है। यह डेल्टा मुहाने के समुद्र में विकसित होता है। डेल्टा की धाराओं के मध्य समुद्री जल बहता है। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण बहुत बारीक कणों, जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है, से होता है। सागर के खारे पानी के संपर्क में आने से नदी द्वारा लाए गए पदार्थ भारी होकर निक्षेपित होना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण, मिसिसिपी नदी का डेल्टा। अगला है प्रगतिशील डेल्टा। जब डेल्टा का निरंतर विकास हो रहा हो, उदाहरण गंगा, मिसिसिपी, नील, हांगहो, यांगटीसी, क्यांग।